स्टोरी की ओपनिंग में हम शाओ को देखते हैं जो अपने भाई जुन से बोल रही होती है कि आपके दुश्मन ब्रदर शैन युआन का बंगलो तो हमसे कई ज्यादा आलीशान है। उसका भाई जुन बोलता है कि हाँ बस बंगलो ही बड़ा है, मुझे तो नहीं लगता कि बाकी चीजों में युआन मुझसे बेहतर है। वैसे तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हें क्या बोलना है। शाओ कहती है कि हाँ मुझे गरीब बनने का नाटक करना है, बेचारी और कमजोर बन के दिखाना है ताकि ब्रदर युआन का सख्त दिल पिघल जाए। जुन बोलते हैं बिल्कुल, हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, इससे तुम इस आलिशान बंगलों में रह सकती हो। दोनों ही युआन को इमोशनल जाल में फंसाने के लिए फुल टू तैयारी में आए हुए थे। जल्द ही युआन आता है, बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जुन की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है, बोलता है तुम्हें मेरी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। युआन बोलता है कि मैंने आज तक तुम्हारी बहन का एक बाल भी टच नहीं किया, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की। जुन बोलता है क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी वजह से हमारी लू फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। युआन बोलता है कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट इसलिए हुई है क्योंकि तुमने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट किया था, मैं बीच में कहां से आ गया। जुन बोलता है कि तुम तो बहुत ही बेरहम दिल के हो, तुम्हें तो पता है ना कि हमारा सारा विलास सील्ड हो चुका है। ये धीरे से शाओ को रोने का नाटक करने को बोलता है और खुद भी स्टार्ट हो जाता है कि हम भाई बहन बेघर हो चुके हैं, मैं तो बेसमेंट में रह लूंगा, लेकिन मेरी सिस्टर वहाँ कैसे रह पाएगी। मैंने बचपन से इसको नाजों से पाला है, बेचारे वैसे इन्वायरमेंट में कैसे रह पाएगी, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी बहन को अपने पास रख लो, मैं बाद में पैसे अर्न करके तुम्हें डबल पे कर दूंगा। अपने भाई को ऐसे हरकत करते हुए देखकर बेचारी शाओ को बहुत ही शर्म आ रही थी। युआन उसे छोड़ने को बोलता है पर जुन कहता है कि जब तक तुम मेरी बहन को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होते मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जुन मन ही मन में सोचता है कि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने दुश्मन के सामने ऐसे भीख नहीं मांग रहा होता, लेकिन मेरे सर्कल में एक युआन ही ऐसा इंसान है जिसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बहन इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल है कि मैं इसे अपने कमीने दोस्तों के पास नहीं छोड़ सकता। शाओ देखती है कि उसका भाई इशारा कर रहा है तो वो भी नाटक करने लगती है कि कोई नहीं भाई, मैं भी आपके साथ बेसमेंट में रह लूंगी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जुन बोलता है नहीं बहन, अभी गर्मी का मौसम है, बेसमेंट में तो सही से हवा भी नहीं जाती, तुम कैसे रह पाओगी, मुझे तुम्हारे रहने के लिए कैसे भी करके एक अच्छा जगह ढूंढना है। युआन सोचता है कि जुन उसका दुश्मन है, पर एक्चुअली शाओ ने उसे एक बार अपना भाई समझ के हक कर लिया था। जब पहली बार युआन शाओ को देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। मन ही मन में सोच रहा था कि मैं शाओ को मना नहीं कर सकता, इसलिए जुन से बोलता है कि ठीक है तुम्हारी बहन यहाँ पे रह सकती है। जुन खुश होकर सारा सामान गाड़ी से उतार के लाता है और शाह को कुछ पैसे देकर बोलता है कि कुछ महीने तुम्हें यहीं शैन हाउस में रहना है। युआन बोलता है कि तुम अपनी बहन को यहाँ रखने में इतने उदास हो रहे हो तो इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो, पर जुन तो 5G की स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से भाग जाता है। युआन शाह को अंदर चलने को बोलता है। शाह सोच रही थी कि उसके भाई ने कहा था कि उसे दूसरों के घर में प्यार से रहना है, इसलिए भागते हुए युआन को बोलती है थैंक यू ब्रदर युआन मुझे यहाँ रखने के लिए, पर अचानक से उसके युआन से टक्कर होती है और शाह गिरने वाली थी पर युआन उसको संभाल लेता है। युआन सोचता है कि वैसे ही शुरू से हम दोनों की फैमिलीज की आपस में नहीं बनती, इसलिए मुझे शाह का सही से ध्यान रखना है, पर उसे कोल्ड बिहेव करते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझे ब्रदर बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारा कोई क्लोज रिलेशनशिप तो है नहीं। शाह बोलती है कि अब हम दोनों एक ही छत के नीचे रहने जा रहे हैं, मुझे लगा कि मैं आपको ब्रदर बुलाऊंगी तो आपको अच्छा महसूस होगा। युआन बोलता है कि तुम बस कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आई हो, कुछ महीने बाद तुम्हें वापस जाना है, इसलिए तुम्हें मेरे क्लोज आने की जरूरत नहीं है। शाह सोचते कि शायद मेरे भाई की वजह से युआन मुझसे भी नफरत करते हैं, पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे रह पाऊंगी। बाद में युआन सुनता है कि शाह के रोने की आवाज आ रही है, सोचता है कहीं मैंने शाह को कुछ ज्यादा ही हार्श तो नहीं बोल दिया। उसके पास जा रहा था, फिर सोचता है कि इस वक्त वे काफी उदास है, शायद वे मुझे देखना भी नहीं चाहती होगी। जुन को मैसेज करता है कि तुम्हारी बहन रो रही है। जुन बोलता है तो तुम उसको कंफर्ट नहीं कर सकते, आखिरकार तुम उसके हाफ ब्रदर हो। तो ये पढ़कर युआन को अजीब लगता है, लेकिन अंदर तो शाह ड्रामे देखकर रो रही थी। जल्दी डोर नॉक होने की आवाज आती है तो शाह देखती है कि युआन है, सोचती है कहीं मैंने रोका इन्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, लगता है कि पक्का ये मुझे यहाँ से निकाल देंगे। बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से मैं कभी नहीं रोऊंगी, प्लीज आप मुझे घर से मत निकालो। युआन बोलता है कि मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा, मैंने आज तुमसे रूडली बात की उसके लिए आई एम सो सॉरी। शाह सोचती है कि इनको लग रहा है कि मैं इनकी वजह से रो रही हूँ, जानबूझकर बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गए। युआन बोलता है कि अगर कोई बात हो तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। शाह बोलती है कि आप सच बोल रहे हैं। शाह वाइन पीने को मांगी होती है। युआन सोचता है कि शाह अब एडल्ट हो चुकी है, थोड़ी वाइन तो पी सकती है, पर शाह जैसे ही वाइन पीती है उसे नशा होने लगता है। अचानक से युआन के ऊपर स्लिप हो जाती है और उसको अजीब तरीके से टच करने लगती है। युआन उसको ऐसा टच करने से मना करता है। नेक्स्ट युआन रात के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था, वैसे ही जुन आता है, बोलता है क्या बात है तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। युआन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जुन बोलता है कि अब मेरी बहन तुम्हारे घर में रह रही है, इसलिए मैं तुम्हें लिस्ट देने आया हूँ कि मेरी बहन को क्या क्या पसंद है और वे कौन से ब्रांड्स के कपड़े पहनती है। युआन बोलता है कि तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है।
जुन कहता है कि जब मेरी बहन खुश है तो मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। युवान कहता है कि तुम सही में कमाल के हो। लिस्ट साइड में रख देता है तो जुन बोलता है कि एक बार देख तो लो। युवान बोलता है कि जब तक तुम्हारी बहन मेरे पास है मैं उसका खुद ध्यान रख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जुन बोलता है कि शाओ मेरी सिस्टर है तो ऑफ कोर्स मुझे उसकी चिंता होगी। युवान सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके जुन को यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है। जुन बोलता है कि तुमने मेरी सिस्टर को हैप्पी नहीं रखा तो फिर देख लेना। युवान लिस्ट में से शाओ के पसंद और नापसंद के बारे में पढ़ने लगता है। रात में शाओ चुपके चुपके घर के अंदर आ रही थी तो देखती है कि युवान वहीं पे बैठा हुआ है। युवान कहता है कि 11 बज चुके हैं। शाओ बोलती है कि अब मैं एडल्ट हो चुकी हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी तो कर ही सकती हूँ। युवान बोलता है पर लू फैमिली में तो तुम 9 बजे से पहले घर आ जाया करती थी। शाओ पूछती है कि आपको कैसे पता, क्या भाई ने बताया है? सही में वो एक नंबर के धोखेबाज है। युवान बोलता है कि शैन फैमिली के अपने रूल्स हैं तो मैं 8 बजे से पहले घर आ जाना होगा। शाओ सोचती है कि इस आदमी के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अपने भाई को याद करने लगती है, सोचती है कि पता नहीं वो पैसे अर्न करके कब मुझे यहाँ से वापस लेकर जाएंगे। युवान सोचता है कहीं शाओ को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कंट्रोलिंग हूँ। जल्दी सेक्रेटरी उसके लिए कपड़े लेकर आता है तो शाओ देखती है कि सारे ब्रांडेड कपड़े हैं। युवान जानबूझकर बोलता है कि ये मेरी कंपनी के मॉडल्स के कपड़े हैं, एक्स्ट्रा था इसलिए यहाँ पर लेकर चले आए। शाओ सोचती है कि ये तो मेरे सारे फेवरेट ब्रांड्स हैं। युवान कहता है कि तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकती हो, जबकि युवान स्पेशली उसके लिए लेकर आया था। शाओ तो न्यू ब्रांडेड ड्रेसेस देखकर बहुत ही हैप्पी थी, बोलती है कि थैंक यू, अब से मैं एक अच्छी सिस्टर बनकर दिखाऊंगी। युवान तो उसे पसंद करता था इसलिए बोलता है कि मुझे सिस्टर की कोई जरूरत नहीं है। उसे पॉकेट मनी के लिए 2 लाख देता है तो शाओ बोलती थैंक यू, मैं अपने भाई से बोलूंगी कि वो जल्दी पैसे अर्न करके आपको पे कर दें। बाद में शाओ अपने दोस्त के साथ बाहर क्लब में आई थी, सोच रही थी कि इस पॉकेट मनी और ड्रेसेस को बेचने के बाद भी 7 या 8 लाख ही होंगे, इतने में मेरा कुछ नहीं होने वाला। उसकी फ्रेंड नैन परेशान थी कि उसको थीसिस कंप्लीट करनी है और शाह बोलती है कि मेरी अलग परेशानी है, मैंने ग्रेजुएशन में बिजनेस इसलिए चूज किया था ताकि फैमिली बिजनेस में हेल्प कर सकूं, पर उससे पहले ही मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। नैन नोटिस करती है कि शाओ ने ड्रिंक कर लिया है तो बोलती है कि अब मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं। शाओ बोलती है कि वह शैन युआन के घर में रहती है। नैन कहती है तुम उसी शैन युआन की बात कर रही हो जिसका बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है और काफी रूड टाइप का पर्सन है। शाओ बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। नैन कहती है फिर तो तुम काफी सही ट्रैक पर हो, युआन इतना अमीर है तुम उसे आराम से अपने प्यार में गिरा सकती हो। युआन वहीं पर था और दोनों की बातें सुन रहा था। शाओ बोलती है कि तुम अच्छा मजाक कर लेती हो, तुम्हें पता है ना मेरा भाई और उनका रिलेशन कैसा है। नैन बोलती है हाँ आग और पानी वाला। शाओ कहती है तो तुम्हें लगता है कि मैं उनको अपने प्यार में गिरा पाऊंगी। जाते जाते बोलती है वैसे मैं बता दूं कि युआन मेरे टाइप के नहीं है। जब भी युआन आता है तो नैन उसे यहाँ पर देख कर डर जाती है और शाओ नशे में बोलने लगती है कि युआन कितने ओल्ड फैशन है। नैन उसे चुप रहने को बोलती है पर शाह कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि वे कितने क्रूअल हैं। मुझे रूल्स रेगुलेशन समझा रहे थे कि मैं 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती। नैन तो बहुत ही डर चुकी थी। शाह बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। वैसे ही युआन बोलता है कि अगर तुम मेरे घर में इतनी अनकंफर्टेबल हो तो तुम्हें वहाँ पे रहने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा। शाह इतनी नशे में थी कि युआन को मेल मॉडल बुलाने लगती है। नैन से कहती है तो तुमने मेरे लिए मेल मॉडल ऑर्डर किया है। युआन के करीब जाकर बोलती है कि ये तो काफी गुड लुकिंग है, मुझे बहुत ही पसंद आया। नैन डरते हुए युआन से बोलती है कि सही में हमने कोई भी मेल मॉडल ऑर्डर नहीं किया, मैं कसम खा के बोल रही हूँ कि हम दोनों इनोसेंट हैं। युआन बोलता है कि मैं इस बारे में तुम्हारे भाई से कंप्लेंट करूंगा तो नैन डर जाती है। शाह तो नशे में युआन को टच करने में लगी थी। शाह से बोलता है कि तुमसे तो घर चल के बात करता हूँ, उसे उठा के वहाँ से लेकर चला जाता है। नैन सोचती है शाह मुझे माफ कर देना, इस टाइम तो मैं खुद ही खुद को नहीं बचा सकती तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। युआन शाह को घर लेकर आता है, उसे उसके बेडरूम में सुलाकर जा रहा था तो शाह उसे जाने से मना करती है। युआन बोलता है तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि तुम क्या कर रही हो। शाह उसके हाथों को प्यार से होल्ड कर लेती है। युआन के अंदर तो शाह के लिए फीलिंग्स थी इसलिए सोचता है काश मैं तुम्हें अपने पास रखने से मना कर देता, क्योंकि शाह के आसपास रहने से वे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग शाह की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि वह नशे में युआन को मेल मॉडल बुला रही थी तो सब कुछ सोचकर हंसने लगती है, पर फिर सोचते है कि अब तो मैं नहीं बचने वाली, पक्का युआन मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जब भी युआन का एक नोट देखती है जिसमें उसने लिखा था कि इस फैमिली के रूल्स हैं कि ड्रिंक करना मना है। शाह उसके रूल्स रेगुलेशन से परेशान हो जाती है। जब भी उसके पास नैन का मैसेज आता है, माफी मांग रही थी कि कल रात वह उसको नहीं बचा पाई, पर माफी के बदले उसने उसके लिए एक न्यू जॉब ढूंढी है। शाह देखती है कि पियानिस्ट की जॉब है। नेक्स्ट से शाह एक रेस्टोरेंट में पियानो प्ले करने आती है तो उसके सर्कल के कुछ लड़के उसको यहाँ पर देख कर हैरान थे। शाह तो यही सोच रही थी कि जैसे ही यान की पर्सनैलिटी है वह शैन फैमिली में ज्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे पैसे कमाने ही होंगे। वे लड़के मजाक बना रहे थे कि लू फैमिली के बैंकरप्ट होने से शाह को पैसे कमाने के लिए पियानो प्ले करना पड़ रहा है। सभी एक लड़के चैंग से बोलते हैं कि शाह इतना अच्छा पियानो प्ले कर रही है, तुम उसे अपने घर क्यों नहीं ले जाते। वैसे भी शाह ने तुम्हें कितने बार रिजेक्ट किया है, इस बार तुम्हें उसे उसकी औकात दिखाने की जरूरत है। चैंग शाह के पास आता है तो शाह कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
चैंग कहता है कि अब तो तुम वो अमीर लड़की नहीं रही, इसलिए अब तुम्हें अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। उसके साथ बदतमीजी करता है तो एक लेडी उसे परेशान करने से मना करती है, पर चैंग उस लेडी को पुश कर देता है। उस लेडी को कोई परेशानी ना हो इसलिए शाह उसको वहाँ से भेज देती है और खुद वहाँ जाने लगती है, पर चैंग का दोस्त उसको जाने से रोकता है। शाह चैंग से बोलती है कि ये सब क्या बदतमीजी है। चैंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम मेरे लिए पियानो प्ले करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। शाह सोचते कि अब तो वे लू फैमिली की यंग लेडी नहीं रही, उसे इस वक्त पैसों की जरूरत है, इसलिए बोलते हैं मुझे 5 लाख चाहिए। दूसरी साइड युवान देखता है कि 8 बजने वाले हैं तो सेक्रेटरी से पूछता है क्या शाह वापस आ चुकी है। सेक्रेटरी बोलता है कि वे दोपहर से घर से बाहर गई हैं, अभी तक वापस नहीं आई। युवान बोलता है कि मतलब वे अभी भी शैन फैमिली के रूल्स को सीरियस नहीं ले रही, जल्दी से उसके बारे में पता लगाने को बोलता है। इधर चैंग बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हें लाइक करता हूँ, बेशक तुमने मुझे कई बार रिजेक्ट किया है, लेकिन अब तुम्हारी कीमत इतनी कम कैसे हो गई। शाह बोलते कि मैं पियानो प्ले करने की कीमत मांग रही हूँ। चैंग बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई बेसमेंट में रह रहा है, तुम्हें तो बचपन से बड़े घर में रहने की आदत है, तो तुम मुझे हैप्पी करो, मैं बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। शाह उसे छूने से मना करती है तो चैंग उसे थप्पड़ मारता है। दूसरी साइड युवान जल्दबाजी में शाह के पास आ रहा था, इधर वे लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। चैंग बोलता है कि आज रात तुम मुझे हैप्पी करो और मैं तुम्हें 1 मिलियन देने को तैयार हूँ। शाह बोलती है मुझे जाने तो नहीं तो मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। चैंग बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे भाई से डरता हूँ जो खुद एक चूहे की तरह बिल में छुपा हुआ है। शाह बोलती है कि मैं बता दूं कि मैं शैन युवान से बिलोंग करती हूँ, तुम्हें पता तो है ना कि शैन युवान इस शहर के सबसे पावरफुल पर्सन है, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो वे तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। चैंग बोलते हैं कि अच्छा शैन युवान तुम्हारी हेल्प करने आएगा, जैसे तुम दोनों फैमिली का रिलेशन है, शैन युवान तुम्हें खुद नहीं छोड़ने वाला। अब शाह को समझ में नहीं आ रहा था कि वे यहाँ से बचकर कैसे निकले। अब युवान उस प्लेस पर पहुंच चुका था। शाह भागने की कोशिश करते चैंग उसे मारने जाता है, पर तभी युवान आकर उसे रोकता है। बोलता है तुम्हारी शाह पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। सभी युवान को यहाँ पे देखकर डर जाते हैं। युवान देखता है कि शाह को चोट आई है। शाह बोलती है कि फाइनली आप मुझे बचाने आ गए। शाह सोचती है कि अब युवान की हेल्प से वे इन लोगों को सबक सिखा सकती है, इसलिए उनकी कंप्लेंट करने लगती है कि ये लोग मुझे बुली कर रहे थे, मैं तो आपकी हूँ ना, इसलिए आपको मेरे लिए इन लोगों से बदला लेना ही होगा। पर युवान का फोकस तो अभी शाह पर था। बोलता है कि तुम्हें हर्ट तो नहीं हो रहा। शाह बोलती है कि ऑफकोर्स हो रहा है। चैंग कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि शाह आपसे बिलोंग करती है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। युवान शाह से बोलता है तो बताओ तुम इसे कैसे पनिश करना चाहती हो। शाह बोलती है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं चाहती हूँ कि ये लोग खुद को तब तक थप्पड़ मारे जब तक मैं सेटिस्फाई ना हूँ। युवान के बोलने पर वे लोग जोर जोर से अपने आप को थप्पड़ मारने लगते हैं। युवान बोलता है कि अब तो तुम खुश हो ना। शाह बोलती है कि बहुत ही ज्यादा। सेक्रेटरी देखकर सोच रहा था कि साफ दिख रहा है कि प्रेसिडेंट शैन में शाह को पसंद करते हैं। वे लोग बोलते हैं कि अब तो वे सेटिस्फाई है ना। शाह बोलती है कि हाँ अब मैं खुश हूँ। युवान उन सभी को वार्न करता है कि आगे से उन लोगों ने शाह को परेशान करने की हिम्मत की तो उनके साथ बहुत ही बुरा होगा, और शाह का हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर चला जाता है। इतना ह्यूमिलेट होने के बाद चैंग को तो शाह पे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर शाह नोटिस करते कि युवान कुछ बोल नहीं रहे तो समझ जाते कि पक्का इस वक्त वो गुस्सा है। युवान पूछता है क्या मेरी फैमिली तुम्हें मिसट्रीट करती है। शाह बोलती है बिल्कुल भी नहीं, आप लोग तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं। युवान कहता है फिर तुम्हें रेस्टोरेंट में पियानो प्ले करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है ना कि अगर मैं आज टाइम पे नहीं आता तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। शाह को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है तो युवान उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर बोलता है कि मैं शाह ने कुछ उल्टा खा लिया था, इसलिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से उन्हें पेट में दर्द हो रहा था। शाह बोलती है कि रात में मैंने बाहर स्टॉल से नूडल्स खाया था, खाने में बहुत अच्छी अरोमा आ रही थी, इसलिए मैं बाय करने से खुद को नहीं रोक पाई। युवान बोलता है तो तुम्हें शैन फैमिली का खाना डिलीशियस नहीं लगता, इसलिए तुम बाहर से खाना खा रही हो। शाह बोलती है कि ऐसा नहीं है, मुझे पता नहीं था कि मेरी स्टमक इतनी वीक है। युवान सोचता है शाह बाहर से खाना खा रही है, मतलब मैं उसका सही से ध्यान नहीं रख पा रहा, इसलिए जानबूझकर बोलता है कि हमारी फैमिलीज के रूल्स हैं कि बाहर से कुछ भी ऐसी वैसी चीजें खाना मना है। शाह सोचती है कि फिर से बेकार रूल्स। बोलती है कि मैं बीमार हूँ, कम से कम अभी तो आप अपने रूल्स की बातें मत करो। आई नो आपको मेरी वजह से बर्डन फील हो रहा होगा। युवान बोलता है कि तुम मेरे लिए बर्डन नहीं हो। शाह सोचते है कि युवान को इतने प्यार से बात करना भी आता है। युवान बोलता है कि तुम में इतनी एबिलिटी तो है नहीं, इसलिए बाहर से उल्टा सीधा मत खाया करो। शाह सोचते ओ मैंने तो उनको मिसअंडरस्टूड कर लिया, ये तो अभी भी वही डेविल शैन युवान है। युवान सोच रहा था कि अब लू फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है तो चैंग जैसे और भी लोग शाह को परेशान करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मुझे कैसे भी करके शाह को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके लिए मुझे शाह के लिए अच्छा हस्बैंड ढूंढना होगा जिसका बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग हो। वे बहुत ही कश्मकश में था कि क्या उसे शाह को किसी और को देना होगा, क्योंकि वह शाह को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। युवान उसे ही देखे जा रहा था तो शाह बोलते क्या हुआ, मेरी फेस पे कुछ लगा है। युवान बोलता है नहीं, वैसे तो मैं कल से उस रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा।
शाह बोलती है पर आपकी कंपनी में तो एक इंटर्न की एजुकेशन भी बहुत हाईएस्ट होती है। युवान बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल असिस्टेंट हायर करता हूँ, तुम्हारी मंथली सैलरी 20,000 होगी। तो शाह खुश हो जाती है, बोलने लगती है कि आप सही में बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो टेंशन में थी कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, मेरे पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं है और मेरे भाई को इतना काम करना पड़ता है। शाह को रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही है, इसलिए साइड में होकर लेट जाती है। नेक्स्ट से शाह युवान के पर्सनल असिस्टेंट काम पे लग चुकी थी। कार में आगे बैठने जाती है तो युवान उसके पास आकर साइड में बैठने को बोलता है। शाह उसके करीब आकर बोलती है, क्या आपका कोई और भी इंस्ट्रक्शन है? शाह के इतने करीब होने से युवान को कुछ होने लगता है। युवान शाह को कंपनी लाता है और उसको आराम से बैठ के काम करने को बोलता है। एक एम्प्लॉय सेक्रेटरी से बोलता है कि मैं पहली बार प्रेसिडेंट को किसी लड़की से इतने पोलाइट वे में बात करते हुए देख रहा हूँ, ये लड़की आखिरकार है कौन? सेक्रेटरी धीरे से बोलता है कि प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ। तो एम्प्लॉय हैरान था। युवान का शाह के पास मैसेज आता है। युवान उसे एक नेकलेस बाय करके लाने को बोलता है। शाह उसे एम्प्लॉय से पूछती है क्या कोई लड़की युवान के क्लोज है। वह सोचता है कि शायद प्रेसिडेंट की वाइफ प्रेसिडेंट के बारे में इंक्वायरी कर रही हैं, पर शाह तो इसलिए पूछ रही थी ताकि युवान की लाइफ में कोई लड़की हो तो उसके पसंद से नेकलेस बाय कर सके। वे बोलने लगता है कि आप बेफिक्र रहिए, प्रेसिडेंट की लाइफ में कोई लड़की नहीं है, प्रेसिडेंट बिल्कुल क्लीन है, आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। तो शाह हैरान थे कि सही में उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। जोर जोर से हंसने लगती है कि किसी भी लड़की ने आज तक शैन युवान को प्रपोज नहीं किया, वैसे भी वो इतने ओल्ड फैशन है, भला कोई लड़की पसंद भी करे तो कैसे करे। बाद में शाह नेकलेस बाय करने आती तो सोचती है कि अब युवान की लाइफ में कोई लड़की तो है नहीं, तो पक्का उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए बोला होगा। युवान ने उसे 3 लाख दिया होता है और उसे एक नेकलेस पसंद आता है जिसकी कीमत 3,54,000 थी। तो शाह खुश हो जाती है कि उसको 46,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बाद में युवान को नेकलेस दिखाकर बोलती है कि मैंने यही नेकलेस बाय किया, आपको कैसा लगा? युवान धीरे धीरे उसके करीब आता है तो शाह को थोड़ा सा अजीब लगता है। युवान बोलता है कि नेकलेस अच्छी है, उसे पहनाने जाता है तो शाह बोलती है कि आप तो इसे किसी और को देने वाले थे, लेकिन युवान उसको नेकलेस पहनाते हुए बोलता है कि बस मैं देखना चाहता हूँ कि पहनने के बाद कैसा लगता है। युवान उसके काफी टाइम तक क्लोज था, इसलिए बोलते है क्या हुआ, अभी तक बकल नहीं हुआ? युवान बोलता है कि नहीं। शाह कहते हैं कि इतना तो आसान है, आपसे बकल भी नहीं हो रहा। युवान बोलता है कि इससे पहले मैंने किसी के लिए नेकलेस बाय नहीं किया। बोलता है कि तुम पे अच्छा लग रहा है, वैसे मैंने जो तुम्हें ड्रेसेस और नेकलेस दिए हैं मैंने कभी तुम्हें पहनते हुए नहीं देखा। शाह ने तो सेल कर दिया था, इसलिए बहाना बनाती है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, कहीं टूट ना जाए, इसलिए मैं नहीं पहनती। और नेकलेस निकाल कर जाने लगती है तो युवान बोलता है कि उसे उसके साथ आज कहीं बाहर चलना है। बाद में युवान शाह के साथ अपनी सिस्टर से मिलने आता है और उसे गिफ्ट देता है तो उसकी सिस्टर उस नेकलेस को देखकर बोलती है कि नेकलेस तो बहुत ही प्यारा है, तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी कब से हो गई? उसका बच्चा चैन बोलता है क्योंकि इस बार आंट बाय करके लाई हैं। शाह को सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी आंट नहीं बल्कि मैं तुम्हारे अंकल की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। बच्चा बोलने लगता है पर आप कितनी प्यारी हैं, मेरे अंकल के लिए बिल्कुल परफेक्ट। युवान शाह से बोलता है कि वह बच्चा है, उसकी बातों को माइंड मत करना। शाह बोलते है कि कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ। युवान की सिस्टर ने शाह की फोटो युवान के पास देखा था तो समझ जाती है कि वही लड़की है। युवान की सिस्टर अकेले में युवान से बोलती है तो तुमने अचानक से आज डिनर का प्लान कैसे बना लिया, जल्दी बताओ क्या बात है। युवान बोलते है कि मैं शाह से शादी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी और शाह के रिगार्डिंग फैमिली से बात करें। उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हें तो शैन फैमिली के ट्रेडिशन के बारे में पता है, फैमिली के सक्सेसर की शादी वही होती है जिनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। और लो फैमिली की बात करूँ तो चाहे वह बैंकरप्ट हुई हो या ना हुई हो, पर फिर भी ग्रैंडपा नहीं मानने वाले हैं। युवान बोलता है कि मैं ग्रैंडपा को प्रूव करके रहूंगा कि बिना बिजनेस मैरिज के भी मैं शैन फैमिली को टॉप पे लेकर जा सकता हूँ। युवान की सिस्टर बोलती है कि ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। शाह को देखकर बोलती है कि वैसे तुम्हारी पसंद बहुत ही अच्छी है। युवान कहता है कि हाँ मुझे पता है। अब युवान अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा था तो शाह बोलती है कि युवान बच्चों के साथ काफी जेंटल है। युवान की सिस्टर बोलती है पर युवान बच्चे से ज्यादा तुम्हारे साथ जेंटल है। शाह बोलती है कि आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, इसलिए मेरे भाई मुझे युवान के पास रहने के लिए छोड़कर चले गए। युवान की सिस्टर बोलती है वैसे युवान अपने साथ किसी को भी आसानी से रखने के लिए तैयार नहीं होता। शाह बोलती है हाँ आपने सही कहा, वो तो मेरे भाई ने युवान को इतना परेशान कर दिया कि वह मुझे रखने को तैयार हो गए। पर युवान की सिस्टर को पता था कि असली कारण क्या है। बाद में दोनों जा रहे थे तो शाह सोचते कहीं युवान ने मेरी और अपनी सिस्टर की बातों को सुन ना ली हो, पक्का वह मिसअंडरस्टूड करेंगे, इसलिए बोलती कि सही में आपको लेकर मेरे अंदर ऐसे वैसे कोई थॉट्स नहीं है। युवान बोलते कि अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। शाह बोलती है जी आपने सही कहा। तो युवान को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाद में युवान शाह की बातों को सोच रहा था जब वे ऑफिस में उसका मजाक बना रही थी कि वो इतने ओल्ड फैशन है, कोई लड़की कैसे पसंद कर सकती है। युवान सोचता है क्या मैं सही में इतना ओल्ड फैशन हूँ। जानबूझकर अपने कपड़ों को थोड़ा नीचे करके शाह के सामने आता है तो शाह उसको ऐसे देखकर चौंक जाती है, सोचते है कहीं किसी मॉन्स्टर ने युवान को पोजेस तो नहीं कर लिया।
पर उसकी बॉडी को तारने लगती है कि वैसे युवान की बॉडी काफी हॉट है, लगता है कि डेली एक्सरसाइज करते हैं। पर देखती है कि युवान उसे चेकआउट करते हुए देख रहा है तो वहां से भागने लगती है, पर वैसे ही गिरने वाली थी पर युवान उसको संभाल लेता है। शाह उसे टच करती है तो सोचती है कि उसे ये टच इतनी फेमिलियर से क्यों लग रही है। युवान बोलता है हो गया या अभी भी बाकी है। शाह बोलते है कि देखिए मुझे आपको टच करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो मेरा पैर फिसल गया। युवान बोलता है कि तुम्हारे लेग काफी वीक है, लगता है कि तुम एक्सरसाइज नहीं करती, कल से तुम मेरे साथ टेनिस खेलने चलोगी। शाह तो एक्सरसाइज नहीं करना चाहती थी इसलिए बोलती है कि मेरे पास रैकेट नहीं है। युवान बोलता है कि कोई नहीं मेरे पास है। शाह कहती है पर मेरे पास जर्सी नहीं है। युवान बोलता है कोई नहीं मैं तुम्हारे लिए बाय कर दूंगा। शाह बोलती है ब्रदर युवान आप सही में मेरे बारे में कितना सोचते हैं, पर उसे अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। बाद में दोनों टेनिस खेलने आते हैं तो शाह सही से खेल नहीं पा रही थी और बहुत ही थक जाती है। बोलती है कि ठीक है अब मैं थोड़ी रेस्ट करना चाहती हूँ। युवान उसे पानी पीने को देता है। शाह बोलती है कि हम कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं। लेटने चाहती है तो कंफर्टेबली लेट नहीं पा रही थी क्योंकि बेंच काफी हार्ड था। युवान बैठ जाता है और उसे आराम से उसके ऊपर रेस्ट करने को बोलता है तो शाह को बहुत ही अच्छा लगता है। कहती है कि आप मेरे साथ इतने अच्छे हैं, कहीं आप मुझे पसंद तो नहीं करते। आराम से आंख बंद करके लेट जाती है पर फिर अपनी बातों को सोचकर उसे बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए बहाना बना के वहां से भाग जाती है। अभी युवान को फेस नहीं करना चाहती थी इसलिए रात में अपने भाई के पास आती है। बोलती है आज रात मैं यहीं पे स्टे करना चाहती हूँ। जुन बोलता है कहीं युवान ने तुम्हें बुली तो नहीं किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, आज मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। पर शाह बोलती है कि नहीं उन्होंने मुझे बुली नहीं किया, आपको पता है ना कि कल हमारा विला नीलाम होने जा रहा है इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो आपके पास चली आई। जुन बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मैं सही में बहुत ही यूजलेस हूँ। शाह बोलती है हाँ आप यूजलेस तो हैं, जब ही हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई और अब हमारा घर भी नीलाम होने जा रहा है, पर उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नाराज हूँ। एक्चुअली मैंने आजकल कुछ पैसे कमाए हैं, मैं आपको दे दूंगी, फिर आज नहीं तो कल हम अपने घर को वापस ले ही लेंगे। युवान बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम अपने पास से रखो। शाह बोलती है ऐसा क्यों। जुन बोलता है कि मैंने भी कुछ पैसे कमाए हैं। शाह देखती है कि उसके अकाउंट में 2 लाख हैं। जुन बोलता है कि अभी मैं उस घर को बाय नहीं कर सकता पर हम दोनों सही से खा पी तो सकते हैं। शाह बोलती है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, कहीं आप खुद को सेल तो नहीं कर रहे हैं। तो जुन बिल्कुल चुप था। बाद में दोनों सो रहे थे। शाह बोलती है कि जैसे अभी मेरी कंडीशन है, मुझे किस तरह का बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। जुन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा। शाह बोलती है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड शैन युवान जैसा हो तो आपको कैसा लगेगा। युवान का नाम सुनते ही जुन की नींद गायब हो जाती है। बोलता है कि तुम युवान जैसा बॉयफ्रेंड ढूंढकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो। शाह बोलती है कि मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही थी, आप मुझे डरा क्यों रहे हो, मैं भी उन्हें पसंद नहीं करती। जुन बोलता है कि गुड ऐसे होना चाहिए। बाद में शाह सोच रही थी कि मैंने युवान से बोला कि कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करते। एम्बेरसमेंट के चक्कर में मैं घर वापस नहीं गई, लेकिन उस पागल आदमी ने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। पक्का उन्हें मेरे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी उसकी फ्रेंड नैन आती है। बोलती है कब से तुम फोन में देखे जा रही हो, कहीं तुम किसी के साथ ऑनलाइन रिलेशनशिप में तो नहीं हो। शाह कहती है कि ऐसा नहीं है, वैसे तुम काफी ब्लश कर रही हो, कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया। नैन कहती है कि हाँ मुझे ऑनलाइन एक मॉडल पसंद आया है। वैसे ही जुन आता है। नैन बोलने लगती है कि उस मॉडल की बॉडी बहुत ही अच्छी है, ऊपर से वह कितना अच्छा डांस करता है। एक्चुअली वह मॉडल जुनी था जो पैसों के लिए ऑनलाइन काम कर रहा था। नैन कहती है कि मैंने उसका फेस तो नहीं देखा, पर उसे परफॉर्म करते हुए देखकर मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। शाह को दिखाने जा रही थी, जुन डर जाता है इसलिए फोन लेकर फोटो डिलीट कर देता है। नैन उस पर गुस्सा करने लगती है कि फोटो डिलीट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जुन बोलता है कि ऐसा किसी मॉडल की फोटो दिखाकर तुम मेरी सिस्टर को बिगाड़ना चाहती हो, मेरी सिस्टर बहुत ही भोली भाली है, उसे ये सब मत दिखाओ। नैन बोलती है कि अरे फोटो ही तो दिखा रही थी, इतनी प्रॉब्लम क्या है। जुन बोलता है तुम नहीं दिखा सकती। पर शाह तो युवान की बॉडी के बारे में सोचकर ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर उसको अजीब लगता है कि वह उनके बारे में ऐसा क्यों सोच रही है। युवान वहीं से जा रहा था तो शाह सोचती कि पीछे से वे बिल्कुल युवान जैसा लग रहे हैं। चेक करने जा रही थी पर फिर से चैंग उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। बोलता है कि अपने यूजलेस भाई के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो युवान के साथ आना चाहिए था, लगता है कि युवान ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। शाह बोलते कि तुम लोगों का उससे कोई भी मतलब नहीं है कि वह मुझे निकाले या रखे। चैंग बोलने लगता है कि मैं भूला नहीं हूँ लास्ट टाइम की वजह से मेरा फेस कितने दिनों तक हट कर रहा था। बोलता है कि सुनने में आया कि तुम्हारे घर की नीलामी होने जा रही है, मैं तो जानबूझकर हाईएस्ट बिडिंग लगाऊंगा ताकि तुम लोग उस विला को बाय ना कर सको। जुन देखता है कि चैंग उसकी बहन को परेशान कर रहा है तो गुस्से में उसको पंच मारता है, पर शाह उसको शांत करके ले जाती है। ऊपर से युवान सब कुछ देख रहा था। अब ऑक्शन स्टार्ट होता है तो चैंग जानबूझकर हाईएस्ट बिडिंग लगाता है। शाह से बोलता है कि मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हें 80 मिलियन दे सकता हूँ। शाह को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सेक्रेटरी युवान से बोलता है कि लगता है कि मेरे शाह इस वक्त ट्रबल में है। जुन और नैन दोनों ही चैंग की बातों को इग्नोर करने को बोलते हैं,
लेकिन शाह सोचते शायद उसे चैंग से 80 मिलियन ले लेनी चाहिए। वैसे ही युवान कर्टन के पीछे से 300 मिलियन के हाईएस्ट बिडिंग लगाता है तो सभी हैरान थे कि पक्का कोई रिच पर्सन है जो 3 गुना ज्यादा बिडिंग लगा रहा है। शाह उस पर्सन को देखने जा रही थी पर उसे ऊपर जाना अलाउ नहीं था। सेक्रेटरी बोलता है कि आप मिस शाह को बता क्यों नहीं रहे कि आपने उस विला को बाय किया है। मिस शाह बहुत ही खुश होंगी। युवान बोलता है पर मुझे नहीं लगता। जोन शाह से बोलता है कि उदास मत हो, मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं पक्का उस विला को बाय कर लूंगा। शाह सोचते कहीं वो पर्सन युवान तो नहीं थे। शाह जून से बोलती कि मैं ठीक हूँ। चैंग आकर बोलता है कि तुम दोनों लकी हो कि आज किसी ने तुम्हें बचा लिया, नेक्स्ट टाइम तुम दोनों मुझसे नहीं बचने वाले। नैन शाह से बोलती है तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जून शाह और नैन को इंतजार करने को बोलकर कार लेने के लिए चला जाता है। जब भी वहाँ उनका एक क्लासमेट जाओ आता है, शाह यहाँ उसको देखकर सरप्राइज थी। बोलती है कि तुम अब्रॉड से वापस कब आए। जाओ बोलता है कल ही, मुझे तुम्हारी फैमिली के बैंकरप्सी के बारे में पता चला, अगर पहले पता होता तो मैं तुम्हारी पक्का हेल्प करता। शाह बोलती है कि आई नो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। दूर से युवान दोनों को देख रहा था और उसे बहुत ही जलन होती है। जाओ बताता है कि उसके आने की खुशी में उसके दोस्त पार्टी थ्रो कर रहे हैं, इसलिए शाह को आने को बोलता है। शाह कहती है कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं, ऑफ कोर्स आऊंगी। नैन कहती है कि मेरा क्या, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। जाओ बोलता है कि तुम और शाह अलग थोड़ी हो, मैं तुम दोनों को इनवाइट कर रहा हूँ। सेक्रेटरी युवान से बोलता है क्या मिस शाह को घर चलने के लिए बोलना चाहिए। युवान कहता है कि तुम देख नहीं रहे वह कितने खुश है, तुम्हें लगता है कि वह हमारे साथ चलेगी। अब डिनर पार्टी में एक लड़की यांगशी आती है जो जाओ को पसंद करती थी, पर जैसे ही शाह आती जाओ का पूरा फोकस शाह पर था क्योंकि जाओ बहुत ही सालों से शाह को पसंद करते हुए आ रहा था। यांगशी को जलन होती है कि शाह की फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, फिर भी शाह उसकी तरफ देख नहीं रहा, इसलिए वे शाह का मजाक बनाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, हम सब मिलकर तुम्हें कुछ पैसे डोनेट कर देंगे। जाओ ऐसा बदतमीजी करने से मना करता है। शाह बहुत ही चालाकी से बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे पैसे डोनेट करना चाहती हो ना, तो चलो डोनेट कर दो। यांगशी बोलती है कि तुम तो बहुत ही बेशर्म हो। नैन कहती है कि तुम तो पैसे डोनेट करने की बात कर रही थी, अब क्या हुआ। यांगशी कहती है कि बिल्कुल मैं डोनेट कर रही हूँ। शाह के अकाउंट में बस 10,000 युवान डोनेट करती है। नैन कहती है कि काम करो, तुम इतनी ही रिच हो तो मेरे भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। यांगशी बोलती है क्यों, तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट थोड़ी हुई है। नैन बोलती है पर तुम तो बहुत ही वेल्दी हो ना, फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर से चैंग शाह को नीचा दिखाने के लिए पहुंच जाता है कि वे लोग विला बाय नहीं कर सकते। शाह बोलती है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी मेरे भाई सारे डेट्स रिकवर कर लेंगे। चैंग बोलता है पर मुझे नहीं लगता। जाओ चैंग पे गुस्सा करने लगता है कि तुम शाह से तमीज से बात करो। शाह वॉशरूम जाते हुए चैंग भी उसके पीछे जाता है और इस चीज को यांगशी नोटिस करती है। चैंग वॉशरूम के अंदर घुसाता है तो शाह उसको बाहर जाने को बोलती है। चैंग कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। शाह मना करती है तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यांगशी सब कुछ देखने के बाद भी वॉशरूम को लॉक करके चली जाती है। अब उसे होटल में युवान भी आया था। युवान का सबऑर्डिनेट जानबूझकर बोलता है कि मैंने सुना है कि मिस शाह अपने दोस्त के वेलकम पार्टी में यहीं पर आई हैं, क्या आप उन्हें अपने साथ घर लेकर नहीं जाना चाहते। मैंने सुना है कि वे और उनके दोस्त चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। ये सब सुनकर युवान को बहुत जलन होती है। यांगशी आकर सबके सामने नाटक करती है कि शायद वॉशरूम में कोई लड़ रहा है। जाओ और नैन को पता है कि शाह वॉशरूम में गई थी, इसलिए सुनते ही दोनों भागकर जाते हैं। जल्दी जुन भी उसे होटल में आता है और उसे कुछ अजीब फील हो रहा था। इधर शाह चैंग को हिट कर देती है और भागने की कोशिश करती है तो देखती है कि डोर बंद है, तो चिल्ला चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है। युवान और जुन दोनों ही उसकी आवाज सुनकर वॉशरूम की तरफ भागते हैं। इधर चैंग गुस्से में शाह के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर तब तक युवान और जुन पहुंच जाते हैं। जुन चैंग को बुरी तरीके से मारने लगता है। शाह बहुत ही डर चुकी थी और युवान को हक कर लेती है। युवान बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। चैंग उल्टा जुन और शाह को स्यू करने की धमकी देता है। युवान बोलता है कि सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ कैप्चर हो चुका है, उल्टा तुम लेडी वॉशरूम में आए थे। चैंग शाह से बोलता है कि तुमने मुझे पागल बनाया, कि शैन फैमिली ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। युवान बोलता है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही वार्न किया था कि शाह को बुली करने की हिम्मत मत करना। चैंग बोलने लगता है कि उल्टा शाह मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। शाह बोलती है कि बकवास बंद करो, मेरी आंखें इतनी खराब नहीं है जो मैं तुम्हें सिड्यूस करूंगी। जल्दी वहाँ उसके फ्रेंड्स भी पहुंचते हैं। यांगशी तो बहुत ही खुश हो रही थी, पर देखती है कि शाह के पास युवान है। सभी लड़कियां बातें करने लगती हैं कि शाह की फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, फिर भी उसने बहुत ही बड़ा हाथ मारा है। जुन भी दोनों को देखकर सोच रहा था कि शाह तो कुछ दिनों से युवान के पास रह रही है और फिर भी युवान पे इतनी डिपेंड हो चुकी है। जुन सोचता है कि छोड़ो, पहले इस आदमी से डील करना है। उसे पुलिस के हवाले करने जा रहा था और युवान से शाह को घर ले जाने को बोलता है। युवान सबके सामने शाह को उठाकर लेकर चला जाता है तो जाओ को बहुत ही अजीब लगता है। अब शाह बहुत ही डरी हुई थी, इसलिए युवान को जाने से मना करती है। शाह सपना देखते हुए बहुत ही डर रही थी। युवान को इस वक्त चैंग पे बहुत ही गुस्सा आता है और उसने सोच लिया था कि अब वे उसको नहीं छोड़ने वाला। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वह शाह को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग शाह की नींद खुलती है तो देखती है कि युवान उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ है।
शाह उसके फेस को टच करने लगती है, बोलती है कि तुम्हारे साथ मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। उसे लगता है कि युवान सो रहा है तो उसको अचानक से किस कर लेती है, पर युवान तो जगा हुआ था। बोलता है कि तुम किस करने के बाद भागना चाहती हो। शाह बोलती है कि ऐसा नहीं है। युवान बोलता है तो अभी जो तुमने किस किया उसका क्या मतलब था। शाह बहुत ही घबरा चुकी थी, उसे दूर रहने को बोलती है। युवान कहता है कि तुम मुझसे कुछ पूछ रही थी ना। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो शाह हैरान थी, बोलती है तो आप मेरा इंतजार करने को तैयार हैं। युवान कहता है कि हाँ, जब तक तुम मुझे हाँ नहीं बोलती मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए रेडी हूँ। ऑफिस में युवान बहुत ही प्यार से शाह को खाना खिला रहा था। शाह मन ही मन में सोच रही थी कि जब मैं पहली बार युवान से मिली थी तो मुझे लगा ये कोई डेविल है, पर आज देखो पहले से भी कितने अपोजिट है। सेक्रेटरी और सबऑर्डिनेट दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। उन्हें यकीन था कि मिस शाह प्रेसिडेंट की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेंगी। जल्दी ही शाह के पास जाओ की कॉल आती है। सबऑर्डिनेट युवान को धीरे से बोलता है कि जाओ का मोटिव कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए आपको मिस शाह पर ध्यान देना होगा। युवान बोलता है कि हाँ मुझे पता है। जाओ शाह से मिलने आया था, इसलिए युवान से बोलती है कि मुझे अभी जाना होगा। तो युवान स्माइल करते हुए उसको जाने को बोलता है, पर वैसे वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। सबऑर्डिनेट बोलता है कि आपको जाओ के मोटिव के बारे में पता है ना, और फिर भी आपने मिस शाह को जाने दिया। युवान बोलता है कि पहले मैं पता करना चाहता हूँ कि आखिरकार जाओ का इंटेंशन है क्या। शाह जाओ के साथ बाहर आई थी। जाओ होटल इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था कि कैसे लड़कियां शाह को युवान से लिंक कर रही थी। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस बारे में कैसे पूछे। बोलता है कि मैं लास्ट टाइम के लिए माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रख पाया। एज अ कंपनसेशन उसे होटल का एक रूम ऑफर करता है जिसमें वे 1 साल के लिए आराम से स्टे कर सकती थी। बोलता है उसे पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है, तो क्या वह उसकी कंपनी को ज्वाइन कर सकती है। वह युवान से डबल पे करने को तैयार है। युवान चुपके चुपके उनकी बातें सुन रहा था। जाओ मन ही मन में सोच रहा था कि मैं जाओ को जॉब और रहने के लिए प्लेस दे रहा हूँ, अब तो जाओ को युवान के साथ रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। लेकिन युवान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सेक्रेटरी और सबऑर्डिनेट से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। सबऑर्डिनेट बोलता है कि हम तो आपको सपोर्ट करने आए हैं, पर सेक्रेटरी सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पे गॉसिप सुनने आया हूँ। इन दोनों बोलने लगते हैं कि जाओ में शाह को लालच देने की कोशिश कर रहा है। युवान बोलता है मुझे पता है कि शाह एक्सेप्ट नहीं करने वाली। शाह जाओ से बोलती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो, और उसे होटल रूम की कार्ड ले लेती है। युवान को तो बहुत ही गुस्सा आता है। सबऑर्डिनेट बोलता है कि शायद मिस शाह जाओ को पसंद करती हैं, पर शाह तो सोच रही थी कि उसके भाई के रहने का कोई प्लेस नहीं है, अब वे आराम से इस होटल रूम में रह पाएंगे। जाओ बोलते है कि तुम्हें अच्छा तो लगा ना। शाह बोलती है कि हाँ। जाओ कहता है तो क्या तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करने को तैयार हो। शाह बोलती है कि अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, तुमने कुछ टाइम पहले बोला होता तो मैं पक्का ज्वाइन करती। दरअसल शाह युवान को पसंद करने लगी थी। जाओ से बोलती है कि एक्चुअली मुझे युवान के साथ रहने की आदत हो चुकी है। जाओ सोचता है काश मैं कुछ टाइम पहले वापस आ गया होता। सबऑर्डिनेट एक्साइटेड होकर बोलता है कि इस बार मैं शाह ने आपको चूज किया। युवान बोलता है कि आराम से बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। अब शाह आ रही थी तो युवान जल्दी से भाग जाता है, पर सबऑर्डिनेट और सेक्रेटरी वहीं पे छुपे हुए थे, तो शाह देख लेती है। शाह तो सब कुछ समझ रही थी क्योंकि उसने युवान को जाते हुए देख लिया था। शाह आती है तो युवान बोलता है तो तुम्हारी जाओ से बात हो गई। शाह सोचते कि सारी बातें सुनकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। जानबूझकर बोलती है कि जाओ ने मुझे होटल की दी, मैं 1 साल के लिए आराम से वहाँ पे स्टे कर सकती हूँ। मैंने सुना है कि जाओ का होटल काफी बड़ा है और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, और ऊपर से सामने ब्यूटीफुल सी है। सुबह सुबह उठो तो माइंड फ्रेश जाएगा। युवान उस कार्ड को फेंक देता है, बोलता है कि तुम्हें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। इशारा करता है तो सबऑर्डिनेट और सेक्रेटरी होटल की बहुत सारी कार्ड्स लेकर आते हैं। युवान बोलता है कि मेरे पास भी होटल की कमी नहीं है, तुम्हारा जहाँ मन करे तुम स्टे कर सकती हो। शाह बोलते हैं क्या हुआ, अब जेलस हैं। तो ये सुनकर सबऑर्डिनेट और सेक्रेटरी दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। शाह युवान को किस कर लेती है। ये बोलती है कि अब हम डेट कर सकते हैं, तो युवान को एक पल के लिए यकीन नहीं होता। शाह बोलती है कि तुम रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं। युवान बोलता है कि ऑफकोर्स मैं रेडी हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करने जा ही रहे थे, पर वैसे ही जुन आता है और दोनों को ऐसे देख लेता है। शाह सोचते है मैं कैसे भूल गई, मैंने भाई को कॉल करके आने को बोला था। जुन कहने लगता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो दोनों झट से अलग हो जाते हैं। जुन युवान को मारने जा रहा था। शाह बोलती है कि आप गलत समझ रहे हैं, लास्ट इंसिडेंट की वजह से मैं बहुत ही डर चुकी थी, इसलिए ब्रदर युवान मुझे सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे। जुन बोलते है कि मैं ही यूजलेस हूँ जो तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रख पाया, पर तुम चिंता मत करो, चैंग की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी है, अब वे लोग बैंक रप्ट होने से नहीं बच सकते। शाह समझ जाते कि सारा काम युवान का है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि युवान के दिल में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। जोन युवान से बोलता है कि मैं तुम्हें कल ही बोलने वाला था कि तुम शाह से दूर रहना। माना शाह को सब प्यार करते हैं, पर तुम उसके ब्रदर नहीं हो। अगर शाह के हस्बैंड को पता चलेगा तो उसे जलन होगी। युवान कहता है कि तुम तो उसके हस्बैंड नहीं हो, तो तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो। जिन उसे मारने जाता है तो शाह बोलती है कि उल्टा मैं ब्रदर युवान को परेशान करती हूँ, इसलिए आप उन पर गुस्सा मत हो।
जुन बोलता है कि आगे से तुम्हें आदमियों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। शाह बोलती है कि ठीक है, आप शांत हो जाओ, वैसे आपके लिए गिफ्ट है। डस्टबिन से रूम कार्ड निकाल कर बोलती है कि अब आप 1 साल के लिए प्रेसिडेंशियल होटल में स्टे कर सकते हैं। अब आपको इस बेकार से प्लेस पे रहने की जरूरत नहीं है। जुन बोलता है पर ये तुम्हारा गिफ्ट ट्रैश में क्या कर रहा था। युवान खुश हो जाता है कि मतलब उसने होटल रूम जुन के रहने के लिए लिया था। शाह बोलती है कि वो तो गलती से डस्टबिन में गिर गया था। जुन बोलता है वैसे तुम्हें रूम कार्ड मिला कहाँ से। शाह बोलते है जाओ ने दिया, कल उसके प्लेस पर जो भी हुआ उसके लिए वह मेरे लिए बुरा फील कर रहा था। जुन समझ जाता है कि पक्का जाओ को कुछ और इंटेंशन होगा। बाद में जाओ शाह से मिलने होटल आता है तो जुन समझ जाता है कि मैंने सही गैस किया था, पक्का इस लड़के का कोई और इंटेंशन है। जाओ तो यहाँ पर जुन को देख कर हैरान था। जुन देखता है कि जाओ शाह के लिए एक्सपेंसिव नेकलेस लेकर आया है तो बोलता है कि अब साफ बताओ क्या बात है। अगर तुम शाह को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, आखिरकार तुम बाकी लड़कों से बहुत ही अच्छे हो। जाओ बोलता है कि हाँ मैं शाह को पसंद करता हूँ। जुन बोलता है कि ठीक है, कल मैं तुम्हारा और शाह का ब्लाइंड डेट अरेंज कराता हूँ। अब युवान नहा रहा था जब भी शाह आती है, देखती है कि युवान शावर ले रहा है तो अपना फेस टर्न कर लेती है। युवान आता है तो शाह बोलती है तो लास्ट टाइम आप ऐसे ही डिविलिंग कपड़े पहनकर मुझे सेड्यूस करने आए थे। युवान बोलता है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं? कल तो तुम मुझे टच करके बहुत ही खुश हो रही थी। शाह बोलते है कि ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं, वैसे आपने मुझे लाइक करना स्टार्ट कब किया? युवान बोलता है जब तुमने पहली बार मुझे अपना भाई समझ के गले लगाया था तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा। जब तुम्हारा भाई तुम्हें मेरे घर छोड़ने आया था तब से मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। शाह बोलती है पर अगर मेरी फैमिली बैंकरप्ट नहीं होती तो मेरे भाई आपके पास छोड़ने कभी नहीं आते। फिर क्या आप लाइफ टाइम मुझे नहीं बताने वाले थे कि आप मुझे पसंद करते हैं? युवान बोलता है फिर मेरे तुम्हें करीब लाने का दूसरा ऑप्शन होता, और उसको अचानक से किस करने लगता है। बाद में जुन शाह को बहाने से रेस्टोरेंट लाता है। इधर जाओ बहुत ही नर्वस था। शाह जाओ को देखकर समझ जाती है। जुन बोलता है कि जाओ बहुत अच्छा लड़का है, यही मेरा ब्रदर इन लॉ बनना डिजर्व करता है। शाह बोलती है कि आप मेरे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करके बैठे हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। शाह डर जाती है कि युवान को पता चला तो वे मुझे नहीं छोड़ने वाले। भागने लगती है पर जुन उसको शाह के सामने बैठा देता है। अब शाह को समझ में नहीं आ रहा था कि वे यहाँ से कैसे भागे। अब उसी रेस्टोरेंट में युवान भी आता है। शाह को जाओ के साथ देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। बोलता है क्या हुआ, यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन पार्टी हो रही है। जुन बोलता है कैसे सेलिब्रेशन पार्टी, मेरी सिस्टर ब्लाइंड डेट पर आई है। युवान बोलता है कि अच्छा ब्लाइंड डेट, तो शाह डर जाती है। युवान भी आकर बैठ जाता है तो जाओ बोलता है कि ये मेरे और शाह की फैमिली के बीच की बात है। युवान कहता है कि मैं भी शाह का हाफ गार्डियन हूँ, मेरा भी हक बनता है कि मैं चेक करूँ कि शाह किसे डेट कर रही है। जाओ सोचता है शायद वो दोनों को लेकर मिसअंडरस्टूड कर रहा है, पर फिर सोचता है कि दोनों का रिलेशन इतना सिंपल नहीं लगता। जुन युवान से बोलता है कि पहले तो तुम ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। युवान बोलता है कि वो फर्क पड़ता है कि पर्सन कौन है। जाओ शाह से बोलता है कि वह बहुत ही टाइम से उसको पसंद करते हुए आ रहा है। वह प्रॉमिस करता है कि वह उसको बहुत ही प्यार करेगा और वह उसे लाइफ में कभी भी सफर नहीं होने देगा। युवान को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। बोलता है कि शाह मेरे साथ बिल्कुल सही से रह रही है, तुम चिंता मत करो। जुन कहता है कि तुम बीच में मत बोलो। जाओ शाह से बोलता है कि देखो तुम्हारे भाई भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार हैं, मैं सही में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। युवान तो चोरी छुपकर शाह को परेशान कर रहा था। जुन शाह से बोलता है कि तुम्हारा आंसर क्या है। युवान बोलते है कि तुम्हारा भाई कुछ पूछ रहा है, आंसर क्यों नहीं दे रही। शाह जाओ से बोलती है कि माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जाओ बोलता है ऐसा क्यों। जुन बोलता है कि हाँ क्या रीजन है, तुम जाओ को पसंद क्यों नहीं करती। जाओ इतना हैंडसम है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है और ऊपर से पर्सन भी इतना अच्छा है। शाह कहती है क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो युवान को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, पर जुन तो हैरान था। बोलता है वे कौन है। शाह बोलती है कि है एक फ्रेंड, अभी वे स्टेबल नहीं है, स्टेबल हो जाएगा तो मैं आपसे मिलाने जरूर लाऊंगी। जुन युवान से बोलता है कि तुम किस तरह के गार्डियन हो, मेरी सिस्टर किसी से प्यार करती है और तुम्हें पता भी नहीं। युवान कहता है कि मुझे भी कल ही पता चला। जाओ सोचता है कहीं मैं पर्सन युवान ही तो नहीं है। शाह से बोलता है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती मेरे जान से, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। युवान फिर से चुपके से शाह के पैर को टच करता है तो शाह उसे लात मारती है। जाओ से बोलती है कि तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं सही में उस पर्सन से बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं लाइफ टाइम उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो युवान खुश रहता है। बाद में युवान शाह से बोलता है तो तुम सच बोल रही थी कि तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहना चाहती हो। शाह बोलती है कि अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो तुम मेरे लिए कोई और आदमी ढूंढ सकते हो। युवान को जलन होती है और उसे बाइट कर लेता है। बोलता है कि ऐसा कभी सोचना ही मत। शाह बोलते है कि इन फ्यूचर अगर मैं किसी और को पसंद करने लगी, वैसे युवान उसको चुप कराने के लिए किस करने लगता है। बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। शाह भी उसे किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग युवान शाह को बहुत ही प्यार से देखने में लगा हुआ था। शाह उठती है तो बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, इसलिए उसे कंपनी में रहना है, ये नहीं कि जाओ से मिलने के लिए चली जाए। तो शाह हंसने लगती है। बाद में शाह ऑफिस में बोर हो रही थी जब ही नैन उसे कॉल करके एग्जीबिशन में बुलाती है।
वैसे ही यांगशी आकर शाओ को नीचे दिखाने की कोशिश करती है तो शाओ उसे थप्पड़ मारती है। अब यांगशी कुछ करती है कि वैसे ही युवान का नेफ्यू आकर यांगशी को पुश करता है। यांगशी कहती है कि अब ये बच्चा कौन है, कहीं तुम इसके स्टेप मॉम तो नहीं हो। शाओ बोलती है कि तुम बकवास बंद करो। यांगशी सिक्योरिटी गार्ड से उसको बाहर निकालने को बोलती है, पर युवान के नेफ्यू के बोलने पर उल्टा वे लोग यांगशी को बाहर निकालकर फेंक देते हैं। जब भी वहाँ पे युवान की मॉम और सिस्टर आती हैं तो युवान का नेफ्यू बोलने लगता है कि अभी मैंने अंकल की फ्यूचर वाइफ को प्रोटेक्ट किया, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। शाओ युवान की मॉम को देखकर थोड़ी सी नर्वस थी। युवान की मॉम उसे अच्छे से बात कर रही थी और उसे घर पे इनवाइट करती हैं। तो शाओ युवान की सिस्टर से पूछते हैं कि कहीं वो मेरे सामने पैसे फेंक कर युवान को छोड़ने के लिए तो नहीं बोलेंगी ना। युवान की सिस्टर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाद में शाओ युवान के ओल्ड हाउस आती है तो युवान की मॉम पूछती है कि दोनों के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है। शाओ बोलती है कि युवान मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। युवान की मॉम बोलती है कि मैं पहली बार किसी को युवान के बारे में अच्छा बोलते हुए सुन रही हूँ। युवान का नेफ्यू बोलता है कि हाँ, अंकल आंटी के साथ बहुत ही जेंटल रहते हैं। युवान की सिस्टर बोलती है कि हाँ, जिस तरह से युवान शाओ को अलग तरीके से ट्रीट कर रहा था मैं भी देखकर हैरान थी। युवान की मॉम उसे बैंगल पहनाती है तो शाओ बोलती है कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। युवान की सिस्टर बोलती है एक्चुअली मॉम ने तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ मान लिया है, इसलिए तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। तो ये सुनकर शाओ को बहुत ही अच्छा लगता है। जल्दी युवान आता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। शाओ बोलते है कि आप तो अपने बिजनेस ट्रिप पर गए थे। युवान की सिस्टर बोलती है कि तुम शाओ को सच बता दो। युवान का नेफ्यू बोलने लगता है ग्रैंडपा आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अंकल कब से ग्रैंडपा को मनाने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने ग्रैंडपा से पिटाई भी खाई। युवान बोलते है कि तुम चुप रहो। युवान की सिस्टर उसे लेकर चली जाती है। शाओ युवान से बोलती है कि आप ठीक तो है ना। युवान बोलते है कि बस छोटी सी चोट है। उसे टीज करने लगता है कि तुम मेरे साथ सोने के लिए इतनी बेचैन हो कि चोट देखने के बहाने कपड़े उतारने को बोल रही हो। शाओ बोलती है कि तुम कभी सीरियस नहीं होते। युवान को हिट करती है तो उसे दर्द होने लगता है। बोलती है कि तुमने झूठ बोला कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। युवान कहता है कि अगर मेरी शादी तुमसे होती है तो इतनी छोटी सी इंजरी मेरे लिए कुछ नहीं है। शाओ बोलती है कि आगे से तुम मुझसे कुछ मत छुपाना। यान कहता है कभी भी नहीं। शाओ बोलती है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में भाई को भी नहीं पता, अगर मैंने उन्हें बताया तो क्या वे भी तुम्हारी पिटाई लगा देंगे। युवान बोलता है पहले मुझे ठीक हो जाने दो फिर बताना, क्योंकि वह दोबारा से पिटाई खाने की कंडीशन में नहीं था। अब शाओ बहुत ही नर्वस थी तो युवान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ग्रैंडपा कुछ नहीं बोलेंगे। शाओ सोचते है कि युवान ग्रैंडपा से पिटाई खाने के बाद भी बोल रहे हैं कि ग्रैंडपा कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो बहुत ही डरी हुई थी। वैसे ही ग्रैंडपा और युवान की बाकी फैमिली आती है। ग्रैंडपा शाओ से बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि युवान शैन फैमिली का सक्सेसर है, लेकिन तुम्हारे लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। शाओ माफी मांगती है पर बोलती है कि मैं युवान से बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं लाइफ टाइम उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब वे तुम्हारे लिए इतना रिस्क लेने को तैयार है तो भला मैं तुम दोनों के रिलेशन के लिए मना कैसे कर सकता हूँ। उसे गिफ्ट देते हैं तो शाओ देखती है कंपनी के 5% शेयर्स ग्रैंडपा ने उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया है। युवान की मॉम बोलते हैं ग्रैंडपा थोड़े से गुस्सैल हैं, तुम उनकी बातों को दिल पे मत लेना। युवान के फादर भी वेडिंग गिफ्ट में उसे विला देते हैं। युवान की सिस्टर उसे एक्सपेंसिव रिंग देती है और युवान का नेफ्यू उसे प्यारा सा हेयर क्लिप। शाओ बोलती है सही में सारे गिफ्ट्स मेरे लिए हैं। युवान बोलते है कि शैन फैमिली ने तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ चूज किया है तो ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है। शाओ बोलती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इन्हें अपने पास संभाल के रखूंगी, इनको सेल नहीं करने वाली। युवान कहता है कि इसका मतलब मैंने तुम्हें पहले जो भी दिया तुमने उसको सेल कर दिया। शाओ बोलती है कि हाँ, मुझे डेट्स पे करने थे पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करने वाली। युवान कहता है कि कोई नहीं, तुम सेल कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। तो शाओ को बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में युवान की सिस्टर बताती है कि 2 दिन बाद युवान का बर्थडे है और फैमिली चाहते हैं कि उसी दिन तुम्हारी और युवान की वेडिंग हो। शाओ बोलती है पर मेरे भाई को हमारे बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। युवान की सिस्टर बोलती है कि ये तो प्रॉब्लम होगी, चलो ठीक है, इस बार हम एंगेजमेंट सेरेमनी करवा देते हैं। ये बाद में दोनों फैमिली के डिस्कशन के बाद शादी के बारे में सोचेंगे। बाद में शाओ के लिए ड्रेस बाय करने आती है तो शाओ पूछती है क्या युवान नहीं आने वाले। युवान की सिस्टर बोलती है एक्चुअली हम युवान के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए हमने उसे कुछ नहीं बताया। शाओ ड्रेस ट्राई करने जाती है। जब भी युवान की सिस्टर के पास उनके सन चंचन की कॉल आती है तो वे बात करने के लिए बाहर चली जाती हैं। कुछ देर बाद शाओ बाहर आती है तो जाओ भी अपने लिए सूट बाय करने आया था। जाओ उसे ऐसे ड्रेस में देखता है तो बोलता है तो तुम युवान के साथ एंगेजमेंट करने जा रही हो। शाओ बोलते है कि तुम्हें कैसे पता। जाओ बोलते है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर ही पता चल गया था, जिस तरह से युवान तुम्हें जेलसी में देख रहा था। शाओ बोलते है कि सॉरी मैंने तुम्हें नहीं बताया, पर एक्चुअली मेरे भाई को भी इस बारे में नहीं पता। जाओ तो उदास था पर उसे हैप्पी वेडिंग के लिए विश करता है और बोलता है कि मुझे बुलाना मत भूलना। बाद में सेक्रेटरी और सबऑर्डिनेट शाओ और जाओ की फोटो देखकर हैरान थे। वैसे ही युवान आता है तो छुपाने लगते हैं पर युवान देख लेता है।
सब ऑर्डिनेट बोलता है कि शायद मीडिया वालों ने ऐसे ही डाल दिया होगा, पर इवान को बहुत ही गुस्सा आता है। शाह को कॉल करके पूछता है कि वापस कब आ रही है। शाह बोलती है कि वो 2 दिनों तक अपने भाई के साथ ही स्टे कर रही है। एक्चुअली मेरे भाई मुझे बहुत ही मिस कर रहे थे। इवान जुन को कॉल करके बोलता है तो तुम अपनी बहन को मिस कर रहे हो। जुन बोलता है क्या हुआ, तुम मुझसे परेशान हो गए जो मेरे पास भेजना चाहते हो। युवान को बुरा लगता है कि शाह उसे झूठ बोल रही है। सेक्रेटरी बोलता है कि पक्का मिस शाह का अपना कोई पर्सनल रीजन होगा। युवान बोलता है कि हाँ मुझे उस पर ट्रस्ट है, पर उसका मूड ऑफ हो जाता है। दूसरी साइड शाह तो युवान की फैमिली के साथ उसके बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी। जल्दी युवान को पता चलता है कि शाह की एंगेजमेंट होने जा रही है। सब ऑर्डिनेट और सेक्रेटरी बोलने लगते हैं कि पक्का उनके भाई ने जाओ के साथ एंगेजमेंट करने के लिए फोर्स किया होगा, तो युवान को बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी साइड युवान की सिस्टर बहाने से जुन को युवान के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने आती है। युवान भागकर वेन्यू पर आता है, उसको तैयार देखकर बोलता है कि प्लीज तुम जाओ से एंगेजमेंट मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। शाह बोलती है कि मैं जाओ से एंगेजमेंट क्यों करूंगी। युवान की मॉम बोलती है कि तुम्हें नाम दिखाई नहीं दे रहा कि किसकी एंगेजमेंट है। युवान खुश होकर बोलता है तो ये हमारी एंगेजमेंट पार्टी है। शाह बोलती है कि एक्चुअली हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। उसकी मॉम जल्दी से कपड़े चेंज करके आने को बोलती हैं। जुन आता है तो बोलता है कि ये बर्थडे पार्टी इतना ग्रैंड क्यों है, जैसे कोई शादी हो रही हो। युवान की सिस्टर बोलती है कि एक्चुअली युवान की एंगेजमेंट होने जा रही है। जुन बोलता है कि किससे, उसे तो लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। युवान की सिस्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे बताए। बहुत ही हिम्मत करके बता देती कि शाह से, तो जुन हैरान था। युवान की सिस्टर बोलती है कि मैंने तुम्हें शादी डिस्कस करने के लिए बुलाया है, अगर तुम मान गए तो हम आज ही दोनों की एंगेजमेंट करा देंगे। युवान पोस्टर पर दोनों का नाम देख लेता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। इधर युवान तो एंगेजमेंट के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, पर वैसे जुन आके उसे एक पंच मारता है। शाह बीच में बोलती है तो जुन कहता है तो तुम इसे पसंद करती हो और तुमने झूठ बोला। शाह कहती है कि मुझे डर था कि आप गुस्सा हो जाएंगे। युवान बोलता है मेरी गलती है, तुम चाहो तो अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार सकते हो। जुन उसे मारने जाता है, पर शाह बोलती है कि वह युवान से बहुत ही प्यार करती है। जुन बोलता है क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, तुम्हें इसमें क्या पसंद आ गया। शाह बोलते है कि बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। जुन बोलता है कि अगर मैंने मना किया तो शाह उसे मनाने लगती है। जुन युवान से बोलता है कि अगर कभी तुमने मेरी बहन की आंखों में आंसू लाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो शाह खुश हो जाती है, बोलती है कि आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ब्रदर हो। युवान की मॉम और सिस्टर आके जुन को बैठने को बोलती हैं। शाह युवान से बोलती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। युवान बोलता है कि हाँ बहुत ही दर्द हो रहा है। अब युवान के बर्थडे पार्टी के साथ साथ दोनों की एंगेजमेंट होने जा रही थी। केक लाया जाता है तो युवान की सिस्टर बोलती है कि शाह ने अपने हाथों से बनाया है। तो युवान समझ जाता है कि शाह 2 दिन बाहर रह के उसके बर्थडे की तैयारी कर रही थी। बोलता है प्लीज आगे से मुझसे झूठ मत बोलना। शाह कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ। ये बाद में युवान उसे उसके विला का पेपर देता है जो उसने ऑक्शन में बाय किया था। शाह बोलती है कि मुझे पता था वो आप ही थे, क्योंकि आपके अलावा मेरे साथ कोई भी उतना अच्छा नहीं है। उसे किस करने जाती है तो जुन बीच में आकर उन्हें रोक देता है। बोलता है कि जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती दोनों को एक दूसरे से दूर रहना है, और शाह को अपने साथ लेकर चला जाता है। बाद में शाह के पास सियान की कॉल आती है कि वे उसे बहुत ही मिस कर रहा है, क्या वे जल्दी शादी नहीं कर सकते। शाह बोलते कि जब तक भाई लोग ग्रुप को वापस से स्टेबल नहीं कर लेते तब तक हम शादी नहीं कर सकते। तो युवान बिल्कुल चुप हो जाता है। शाह को लगता है कि कहीं युवान गुस्सा तो नहीं हो गए। युवान बोलते कि ठीक है तुम जैसा चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाद में युवान जुन के पास आता है तो जुन बोलता है कि तुम अपनी बड़ी सी कंपनी छोड़कर मेरी इस छोटी सी कंपनी में क्या करने आए हो। युवान बोलता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ बड़े भाई। जुन बोलता है कि तुम्हारी एज कितनी है जो तुम मुझे बड़े भाई बुलाने की हिम्मत कर रहे हो। युवान बोलते हैं भाई मैंने आपको अपने और शाह के बारे में नहीं बताया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए माफी के लिए मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जुन बोलता है कि नाटक बंद करो, शाह ने मुझे पहले बता दिया है कि जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाता शाह तुमसे शादी नहीं करने वाली, इसलिए इतना फिक्र दिखा रहे हो। युवान बोलता है तो क्या हुआ, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जुन बोलता है कि मुझे नहीं पसंद कि मेरी कंपनी में शैन फैमिली का इंटरफेरेंस हो, इसलिए जाओ यहाँ से। तो जुन चला जाता है। जब ये शाह आती है तो दोनों एक स्टोरेज रूम में आकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। शाह उसे टीज करने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून ऐसे चोरी छुपके स्टोरेज रूम में आएंगे, मुझे डर है कि भाई ने देख लिया तो आपकी पिटाई लगा देंगे। युवान बोलता है कि सब तुम्हारे भाई की मेहरबानी है, वैसे अभी मैं तुम्हारे भाई के पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेकर गया था पर तुम्हारे भाई ने मना कर दिया, अब हमारी शादी कैसे होगी। शाह बोलती है कि एक्चुअली भाई सब कुछ अपनी मेहनत से करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी का उन पे एहसान हो। युवान बोलता है कि बस मैं चाहता था कि हम दोनों की जल्दी से शादी हो जाए। बाद में सबऑर्डिनेट और सेक्रेटरी बातें कर रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट लो ग्रुप के बारे में इतना देख रहे हैं जितना उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में भी नहीं देखा, कहीं शैन ग्रुप का नाम बदल के लो ग्रुप ना हो जाए। सेक्रेटरी बोलता है कि अब उनकी एज ज्यादा हो रही है तो बेचारे शादी को लेकर टेंशन में हैं। युवान सब कुछ सुन रहा था। बोलता है क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि जब किसी के बारे में बुराई करते हैं तो धीरे से बात करते हैं।
सब ऑर्डिनेट बोलता है कि वैसे मेरे पास एक आइडिया है कि आपकी और मिस शाओ की शादी जल्दी कैसे हो सकती है। अब वे दोनों आपकी हेल्प लेने को तैयार नहीं है, तो आप सीक्रेटली उन्हें प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। तो युवान को इसका आइडिया पसंद आता है। अब चैंग की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी, इसलिए डिलीवरी का काम कर रहा था। ये जल्दी यांगशी उसके पास आती है, बोलती है कि मास्टर चैंग की ऐसी हालत। चैंग बोलते है कि तुम मेरा मजाक बनाने आई हो। यांगशी को लगता है कि शाओ और जाओ की शादी होने जा रही है, इसलिए उनकी शादी डिस्ट्रॉय करने के लिए चैंग को 50 मिलियन देती है। चैंग बोलता है कि तुम जाओ को पसंद करती हो, इसलिए शादी डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, पर इसमें मेरा क्या फायदा। यांगशी बोलती है क्योंकि तुम शाओ से नफरत करते हो। तो चैंग उसकी बात मान जाता है। ये दूसरी साइड शाओ जुन से बताती है कि उन्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट का इन्विटेशन लेटर मिला है, तो दोनों खुश रहते हैं। शाओ सोचते हैं अगर ये प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं युवान से जल्दी शादी कर सकती हूँ। जुन बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में वे डॉग युवान ही चलता रहता है। शाओ बोलती है कि आप उनके बारे में ऐसा मत बोलो, आप ही ने मुझे उनके पास भेजा था। जुन बोलता है कि मुझे लगा कि वो अच्छे कैरेक्टर का है, मुझे क्या पता था कि वे कमीना ऐसा निकलेगा। शाओ खुश होकर युवान को मैसेज करती है कि उसे इकोसिस्टम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के साइड से इन्विटेशन मिला है। युवान सबऑर्डिनेट से पूछता है क्या उसने वो इन्विटेशन लो ग्रुप को भेजा था, तो सबऑर्डिनेट मना करता है। युवान सबऑर्डिनेट से उस प्रोजेक्ट पर नजर रखने को बोलता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी बिग था। पता चलता है कि यांगशी और चैंग मिलकर शाओ और उसके भाई को फ्रेम करने की प्लानिंग कर रहे थे। नेक्स्ट से शाओ और जुन उस प्रोजेक्ट की बिडिंग के लिए आते हैं, तो चैंग भी आता है। चैंग और जुन में आर्गुमेंट होने लगता है। चैंग बोलता है कि देख लेना, ये बिडिंग मैं ही जीतने वाला हूँ। बाद में शाओ और जुन अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, तो जजेस उनके काम से बहुत ही हैप्पी थे। लेकिन चैंग बीच में उठकर बोलने लगता है कि इन लोगों ने मेरे प्रेजेंटेशन की चोरी की है। सब देखते हैं कि चैंग के प्रेजेंटेशन में भी सेम डेटास का इस्तेमाल हुआ है। शाओ बोलती है कि अच्छा, तो कैसे प्रूव होता है कि हमने कॉपी की है। जब ही यांगशी उठकर बोलती है क्योंकि चैंग की कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है और उसके सामने तुम्हारी कंपनी कुछ नहीं है। यांगशी बोलती है कि मेरे रिसर्च टीम ने डेटास कलेक्ट किया है, तुम्हारी छोटी सी कंपनी इतना एक्यूरेट डेटास कलेक्ट कैसे कर सकती है। एक जज को तो यांगशी ने पहले से ब्राइब देकर अपने साइड में कर लिया था, इसलिए बोलता है कि मिस यांगशी सही बोल रही हैं, इन लोगों ने कॉपी किया होगा। शाओ बोलती है कि झूठे, हमने कॉपी नहीं की, पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। वैसे ही युवान आता है, बोलता है कि मेरे पास एविडेंस है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। वे रिकॉर्डिंग सुना देता है जब यांगशी उस जज से शाओ की डेटास चोरी करने की बात कर रही थी। यांगशी युवान से बोलती है कि शाओ की एंगेजमेंट ऑलरेडी जाओ से हो चुकी है, तो आप उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। शाओ बोलती है कि तुमसे किसने बोल दिया। युवान बोलता है कि एक्चुअली मेरी और शाओ की एंगेजमेंट हुई है। तो यांगशी सोचते ऐसा कैसा हो सकता है, न्यूज में तो मैंने कुछ और ही देखा था। चैंग भागने की कोशिश करता है, पर तब तक पुलिस पहुंच जाती है और चैंग और यांगशी को अरेस्ट कर लेती है। ये बाद में शाओ युवान पे गुस्सा कर रही थी कि तुम यांगशी पर नजर क्यों रख रहे थे, क्या तुम सीक्रेटली मेरी हेल्प करना चाहते थे। युवान बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम तो काफी स्ट्रांग हो। पर शाओ गुस्से में घुरती है तो एक्सेप्ट कर लेता है। बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम्हारी कंपनी ट्रैक पे आ जाए ताकि हम दोनों जल्दी से शादी कर ले। आई नो मेरी गलती है, प्लीज तुम गुस्सा मत हो। शाओ नैन को कॉल करती है और उसे वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए साथ में चलने को बोलती है, तो युवान खुश जाता है। बोलता है तो मतलब तुम मेरे साथ शादी करने को तैयार हो। तो शाओ से किस करती है। अब फाइनली शाओ और युवान की वेडिंग होने जा रही थी। शाओ देखती है कि जुन उदास है, तो बोलती है कि क्या हुआ। जुन कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो और ये पागल तुम्हें लेकर कैसे जा सकता है। ये बहुत ही इमोशनल था। युवान से बोलता है कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं अपनी सिस्टर को तुम्हारे हवाले करता हूँ, पर मेरी सिस्टर ने थोड़ा भी सफर किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। युवान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जुन तो इमोशनल होकर रोने लगता है। युवान की फैमिली, नैन, जाओ सब दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। फाइनली दोनों अपनी वेडिंग सेरेमनी को पूरा करते हैं और जुन तो अभी भी बहुत ही इमोशनल था। वेडिंग के बाद शाओ ने बहुत ड्रिंक कर लिया था। बोलती है कि अब इम्पोर्टेंट काम करने का टाइम आ चुका है। युवान बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और उसे किस करने जाता है, तो शाओ बोलती है कि ठीक है अब हम पैसे काउंट करते हैं। युवान कहता है तो तुम इस चीज को इम्पोर्टेंट बोल रही थी। शाओ बोलते है कि देखो जाओ ने हमें 5 मिलियन दिए हैं। तो युवान का मुंह बन जाता है। शाओ बोलते है क्या हुआ, आप जेलस हो। तो युवान बोलता है भला मैं जेलस क्यों होऊंगा। शाओ बोलती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी तो मुझे जाओ बहुत ही हैंडसम लगता था। युवान बोलता है अच्छा फिर। शाओ बोलती है फिर मैंने आपको देखा और फिर मुझे लगा कि आपसे हैंडसम कोई नहीं है। युवान बोलता है तो तुम्हें इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है और फिर भी तुम पैसों के बारे में सोच रही हो। तो शाओ चेक को फेंक देती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।